जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू भी देगी इसमें चीज़ें, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी वो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना मैं बोलूँगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस कुछ नहीं होता, बस लैंड जब फॉर्म होती है, ठीक है, लैंड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन को हम, ठीक है, उसको कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए दो फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल, वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड अदर वन इज एंडोजेनिक। ठीक है, एक होती है एक्सोजेनिक, होती है एंडोजेनिक। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्स होती है वो बाहर से लगती है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के बाहर से लगती है। ठीक है, एक्सो एग्जिट एक्स होता है, तो एक्सो ही बाहर से लगती है, और एंडो जो सरफेस के अंदर से फोर्स लगती है। ठीक है, तो जो भी सरफेस के बाहर से फोर्स लगती है ना, उससे हमेशा क्या होता है, उससे डिग्रेडेशन होता है, मतलब कि चीज़ें टूटती है। ठीक है, टूट के कहीं और जाके बनती है। और जो एंडोजेनिक होती है उससे चीज़ें बिल्ट होती है। ठीक है, चीज़ें बिल्ट होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ है, तो एंडोजेनिक फोर्स अंदर से लगेगी सरफेस के, जैसे अंदर से लगेगी ना, तो मान लो ये पहाड़ बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये एंडोजेनिक फोर्स लगी और इससे एक लैंड फॉर्म भी है। ठीक है, अब मान लो यही पहाड़ है, अब बाहर से इसमें फोर्स लगी, ठीक है, विंड आ रही है, पानी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा हल्का हल्का। ठीक है, तो एक्सोजेनिक फोर्स है और इससे क्या हो रहा है, टूट रही है चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। ये कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, द एक्सटर्नल फोर्स आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड द इंटरनल फोर्सेज आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेज, जो मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेज से क्या क्या निकलता है, वेयरिंग डाउन यानी डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ एलिवेशन एंड फिलिंग अप ऑफ बेसिन्स डिप्रेशन ऑन दी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ था, वेयरिंग डाउन मतलब पहाड़ टूटेगा। ठीक है, और फिलिंग अप ऑफ एग्रेडेशन, मान लो ये एक गड्ढा है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, पानी आया, ठीक है, पानी ने इसको भर दिया, तो फीलिंग हो गया ना, तो एक्सोजेनिक फोर्स हो। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इससे ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये याद कर लेना कि जो फिनोमिना होता है ना, जिससे कि जो रिलीफ फीचर्स कोई भी होता है जो टूटती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली करती है, एलिवेट करती है या फिर बिल्डअप पार्ट करती है ऑफ द अर्थ सर्फेस, एंड हेंस द एक्सोजेनिक फोर्स प्रोसेस फेल टू इवेंट आउट द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपको पता चलिए एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या करती है। ठीक है, इसका आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आता है सीधा मेन पार्ट में, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बता रखा, आपको बता रखा है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस नथिंग बट जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, इसके आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म कुछ नहीं होता, डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है लैंड फॉर्मिंग। ठीक है, जहाँ पर भी कभी भी लैंड फॉर्म हो जाती है उसको हम डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। ठीक है, और वोल्केनिज्म क्या है, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक क्यों, जैसे ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, मैंने आपको बताया था बैथोलिथ, और ये सब नीचे से कूल डाउन होता है। ठीक है, तो ऊपर आके वोल्केनो बनाते हैं ना, तो नीचे से ऊपर आ रहा है ये, तो ये होता है एंडोजेनिक फोर्स होती है, यानी अंदर से लग रही है। ठीक है, तो इसमें ये बता रखा है। ठीक है, अब क्या पढ़ना आपको इसमें, अभी है कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होता है। ठीक है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो गए वही विंड, ये सब। ठीक है, एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड एक्सेट्रा केपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल्स कैन बी कॉल्ड अ जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, ठीक है, तो लैंड, वाटर, ये सब क्या है, विंड, वाटर, विंड, ये क्या है, ये होते हैं एक्सोजेनिक एलिमेंट होते हैं। एक्सोजेनिक एलिमेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल विंड हो गया। ठीक है, तो विंड क्या करती है, जब कहीं सरफेस में बहुत देर तक पड़ती रहती है, तो यहाँ से इरोड करने लग जाती है ना, तो इसको कहते हैं एक्सोजेनिक। ठीक है, विंड हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, वाटर से भी क्या होता है, इरोजन होता है ना, पत्थरों में वाटर तेज तेज से लगेगा तो क्या होता है, पत्थर टूटने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स। बस ये आता है कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो ये आपको ऑप्शन में आ जाएगा, वाटर, आइस, विंड, तो ये ऑल ऑफ दीज आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ठीक है, अब ये है, अब प्रोसेस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम। ठीक है, एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम मतलब जो चलता रहता है, जब चलेगा तभी तो वो क्या करेगा, इरोड करेगा, लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, मासेस, विंड, वेव्स एंड करंट एक्सेट्रा विच रिमूव्स, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट्स अर्थ मटेरियल। ठीक है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड करंट एक्सेट्रा कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ ली एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक क्या होती है। ठीक है, उसका बाद हमने पढ़े जियोमॉर्फिक एजेंट्स।
जियोमॉर्फिक एजेंट कुछ नहीं होते जो इरोडिंग में काम आते हैं, ठीक है। इरोडिंग में काम कौन कौन सा आते हैं, विंड, वाटर, ठीक है, करंट, ये सब होते हैं एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। और ये हमेशा मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब चलते रहेंगे तभी ये क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। अब एक जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होती है, ग्रेविटी भी होती है, ठीक है। ग्रेविटी भी एक तरीके की जियोमॉर्फिक एजेंट की, ठीक है। वो क्या करती है, डाउन स्लोप मूवमेंट होती है, मैटर ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेसेस ऑन अर्थ मटीरियल्स, ठीक है। इनडायरेक्टली ग्रेविटेशन स्ट्रक एक्टिव वेव एंड टाइड इंड्यूस करंट एंड विंड, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये पत्थर है, ठीक है, और ये छोटा पहाड़ है, तो बड़े पहाड़ से पत्थर टूटा तो ग्रेविटी की वजह से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और यहाँ पत्थर तेज से टकराएगा तो ये पहाड़ भी थोड़ा थोड़ा टूट जाएगा। तो इसका मतलब ग्रेविटी भी क्या एक तरीके की जियोमॉर्फिक एजेंट है, ठीक है। तो पेपर में आ जाता है, ये कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आता है एंडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक मैंने आपको बता दिया कहाँ से, जो अंदर से आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ना है आपको डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, डायस्ट्रोफिज्म वो होता है जिनसे कि लैंड का पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्या होता है, एलिवेट हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, उसको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले होती है ओरोजेनिक, ठीक है। ओरोजेनिक होता है जिसमें माउंटेन बिल्ड होता है, जैसे हम माउंटेन जब भी बनता है ना उसको कहते हैं ओरोजेनिक, ठीक है। एक तो ये याद रखना है बस, खाली याद रखना है ओरोजेनिक क्या होता है। फिर आता है एपिरोजेनिक, ठीक है। एपिरोजेनिक होती है अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और अर्थक्वेक तो आपको पता ही है, इन्वॉल्व लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स और प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, जो भी कभी भी अर्थ का सरफेस एलिवेट हो जाता है ना उसको कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म में क्या आता है, ओरोजेनी, ओरोजेनी क्या आता है जब माउंटेन फॉर्म होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। एपिरोजेनी जब क्या फॉर्म होता है, कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी कोई नॉर्मल लैंड उसको कहते हैं एपिरोजेनिक। फिर एक इससे होता है प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट से भी होता है, प्लेट टेक्टोनिक ऊपर नीचे करेगा तो उससे भी लैंड फॉर्म होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री डाइवर्जेंट, वो भी इससे भी होता है डायस्ट्रोफिज्म। और एक होता है अर्थक्वेक, उससे भी क्या होता है, डायस्ट्रोफिज्म क्रिएट होता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो मैंने बताया था, ठीक है। ओरोजेनी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। एपिरोजेनी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। बस इसमें आपको इतना करना है। अब वोल्केनिज्म आपने पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या था, मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक टू और टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक फॉर्म्स। ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जैसे ये है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर है, और एस्थेनोस्फेयर मोल्टन मैग्मा होता है, मैग्मा का रॉक्स होती है, तो वो क्या बनाती है, वोल्केनोस बनाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वोल्केनिक फॉर्म होता है, ठीक है, वोल्केनस फॉर्म होते हैं। और वोल्केनिक की वजह से कभी कभी जो मैग्मा होता है वो सरफेस के अंदर ही क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है, तो उससे क्या बनाता है, बैथोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, लैपोलिथ, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ही होता है, ठीक है। और वोल्केनस के बारे में मैं आपको पहले ही प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो वहीं पर होगा, यहाँ पे मैं आपको वापस से पढ़ाने नहीं वाला, यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। अब आता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, जो बाहर से आती है वो, ठीक है। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस में एक तो मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या है, एक्सोजेनिक प्रेशर, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स है। अब स्ट्रेस का एक पढ़ लेना, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस होता है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये याद रख लेना, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स है जो कंट्रोल करते हैं वेरियस प्रोसेस को, ठीक है। और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं जनरल टर्म डिन्यूडेशन, बस, ठीक है। ये याद रख लेना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ओके। अब यहाँ से आते हैं ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बस आपको चार्ट दे रखा है कि प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ठीक है, ये क्या होता है। अब इसमें भी आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो, बाकी फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको इसमें से भी कुछ नहीं पढ़ना है, ओके, लीव इट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सॉरी, ये भी छोड़ दो, ठीक है। हाँ, बात है मेन इसमें वेदरिंग में, ठीक है। वेदरिंग से क्वेश्चन क्या क्या आता है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग एक्शन होता है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स, ठीक है, उसको कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। अब वेदरिंग एज अ वेरी लिटल और नो मोशन ऑफ मटीरियल्स टेक प्लेस इन वेदरिंग, इट इज़ एन इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस, मतलब कि उसी साइट में होगा, ठीक है, ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, तो उसको हम कहते हैं ऑन साइट प्रोसेस, ठीक है। तो उसको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग कुछ नहीं होता, मान लो ये पहाड़ है तो ये जैसे टूटेगा उसको हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। और ये ज़्यादा दूर तक जाता नहीं तो वहीं पे वेदरिंग होती है, उसको कहते हैं इन सीटू या फिर ऑन साइट प्रोसेस, हम उसको वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अब वेदरिंग तो 3 टाइप की होती है, ठीक है, ये पेपर में आती है, ठीक है। वेदरिंग कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है। सबसे पहले होती है केमिकल वेदरिंग, फिर होती है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग, और तीसरी क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। ये आता है प्रोसेस, ठीक है। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो
ये याद रखना, केमिकल वेदरिंग में होता है सबसे पहले सोल्यूशन, कार्बोनेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही होता है केमिकल वेदरिंग। अब क्या क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है, केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है। केमिकल वेदरिंग में आता है सोल्यूशन, ठीक है, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ये आता है केमिकल वेदरिंग में, बस इतना पढ़ना, ठीक है। अब आता है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, कि फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। उसको आता है एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, और लास्ट में आता है वाटर प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल, ठीक है। तो आता है फिजिकल वेदरिंग में। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये पत्थर है, ठीक है, अब इसके बीच में क्रैक आई, ये क्रैक आ गई, और इस क्रैक के बीच में ना मान लो अगर ये हिली एरियाज़ में यानी पहाड़ों में है, तो इसके बीच में पानी फंसेगा और पानी से जम जाएगा, तो ये बन जाएगी आइस बन जाएगी, ठीक है। अब आइस बन गई है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके ना आइस पिघलेगी या फिर आइस और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसमें आइस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो ये चौड़ा चौड़ा होता रहेगा, तो क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है इसमें, तो टूटता जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सपेंशन फोर्सेस होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। बस इतना इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। ये होगी फिजिकल वेदरिंग। और लास्ट में आते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बताता हूँ आपको जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो होती है, ठीक है। बस इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग क्या होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सफोलिएशन, ठीक है। एक्सफोलिएशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन कुछ नहीं होता है, इफेक्ट होता है। मान लो ये पहाड़ है ऐसे करके, ठीक है, इसमें वेदरिंग हुई और इसका ये ऊपर का हिस्सा पूरा टूट गया, तो अब ये कैसा बन गया, नॉर्मल ऐसा, ठीक है, राउंड ऐसा बन गया ये, ठीक है। पहले पॉइंटेड था, ये राउंड हो गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। जब भी ऐसे करके राउंड बन जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना बता देता हूँ, देखिए, एक्सफोलिएशन इज रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस, ठीक है। फ्लेकिंग ऑफ और मोर और लेस कार्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स और बेड रॉक रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंड सर्फेसेस, ठीक है। स्मूथ एंड राउंड सर्फेस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। देखिए ऐसे बन गया ना, स्मूथ एंड राउंड, ये स्मूथ एंड राउंड राउंड ये होते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। पहाड़ों के ऊपर हो जाते हैं, एक्सफोलिएशन इनको कहते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब आता है इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आता है मास मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मास मूवमेंट्स कुछ नहीं होता है, मूवमेंट्स होते हैं जिनको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। मास मूवमेंट मतलब एक तरीके का बहुत ज़्यादा मूवमेंट, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बता देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, जब मास मूवमेंट होता है ना, तो उस टाइम सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रही थी, वो होती है ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। और कोई भी एजेंट काम नहीं करता, यानी वाटर विंड कोई काम नहीं करती, सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी, ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना आपको बता देता हूँ, ठीक है। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव एंड करंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट, ठीक है। सिर्फ मास मूवमेंट में क्या काम कर रही होती है, अपनी ग्रेविटी दीदी काम कर रही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना आपको बता देता हूँ, ये, ठीक है। हीव, फ्लो एंड स्लाइड आर 3 फॉर्म ऑफ मूवमेंट। हीव क्या होता है, जब सॉइल से एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, उसको हम कहते हैं हीव, ठीक है। फ्लो क्या होता है, जब ऐसे बहरी होती है, ठीक है। और स्लाइड जब एकदम से फिसल जाती है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं इसमें मास मूवमेंट्स में, जिसमें सिर्फ ग्रेविटी का काम आ रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है लैंड स्लाइड। आपने सबने पढ़ा होगा कि व्हाट इज लैंड स्लाइड्स, ठीक है। तो लैंड स्लाइड में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले स्लम्प होता है सेवरल यूनिट ऑफ विद द बैकवर्ड रोटेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर द मूवमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो ये पहाड़ था, ठीक है, ये पहाड़ था, तो जो स्लम्प होगा ना वो बैकवर्ड रोटेशन के साथ जाएगा, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ मुड़ के जाएगा और नीचे करके गिरेगा, ठीक है। सीधा नहीं गिरेगा, ऐसे पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ ऐसे करके जाएगा और तब नीचे गिरेगा, ठीक है, ऐसे करके, वरना सीधा जाता है। तो स्लम्प बस याद रख लेना, इसकी डेफिनेशन स्लम्प क्या होता है, स्लिपिंग ऑफ विद अ बैकवर्ड रोटेशन, ठीक है। इसमें बस ये चीज़ याद रखना, विद अ बैकवर्ड रोटेशन, उसको हम कहते हैं स्लम्प, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड क्या होता है, रैपिड रोलिंग, ठीक है, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग, ठीक है, ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज डिब्रिस स्लाइड, ठीक है, डिब्रिस स्लाइड, ठीक है। तो अब आपने क्या याद रखना है, स्लम्प होता है, स्लम्प में होगा, स्लम्प और रैपिड, पहले तो आपको याद रखना है स्लम्प और डेब्रिस स्लाइड दोनों लैंड स्लाइड के अंदर आते हैं। स्लम्प में बैकवर्ड रोटेशन होता है और डेब्रिस स्लाइड में बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता, ठीक है। बस ये दो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब
अब एक होता है रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड का होता है स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल सर्फेस, रॉक स्लाइड। जब एक ही अकेली रॉक नीचे गिरी होती है उसको हम कहते हैं रॉक स्लाइड, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब ये इरोजन एंड डिपोजिशन है, पता ही आपको इरोजन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है इरोड हो रही कोई चीज़, जैसे पहाड़ इरोड हो गया उसको इरोजिशन, ठीक है। अब आपको पढ़ना है इरोजन और डिपोजिशन। तो बस इसका याद रखना है, इरोजन क्या होता है। इरोजन होता है जब कोई चीज़ इरोड हो रही थी, इरोड मतलब उखड़ रही होती है, जैसे विंड लगी इसमें तो ये इरोड हो गया, ठीक है, निकल गया। और डिपोजिशन होता है मतलब ये निकल के ना कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो गया, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपॉजिट करा देना बैंक अकाउंट में, तो डिपॉजिट मतलब इकट्ठा करवा रहे होते हैं। तो बस इरोजन एंड डिपोजिशन वही है, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो आएगा, ठीक है। अब लास्ट इसमें आता है सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले तो ये पढ़ना है पेडोलॉजी क्या होती है, सॉइल साइंस होती है, और पेडोलॉजिस्ट वो होता है जो सॉइल साइंटिस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब सॉइल की साइंस को हम कहते हैं पेडोलॉजी, और जो सॉइल की साइंस को पढ़ता है साइंस को उसको साइंटिस्ट होता है, जो उसको कहते हैं पेडोलॉजिस्ट, ठीक है। और आपको इसमें याद रखना है फिर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले पेरेंट मटीरियल कैसा है, ठीक है, जिससे सॉइल बनी है उसका जो पेरेंट मटीरियल था वो कैसा था। टोपोग्राफी मतलब कि लोकेशन कैसी है वो, ठीक है। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या हुई है और कितना टाइम से वो बन रहा है, ठीक है। तो इस 5 फैक्टर से क्या मिलता है, सॉइल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने अंडरलाइन करा है सिर्फ उतना पढ़ना है। फालतू आप पढ़ोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। और वैसे भी 3 महीने ही बचे हैं सिर्फ पेपर को, तो जितना मैं जा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़े, वरना ये क्या होगा कि आप बस अनसन चीज़ें पढ़ते रहेंगे और उसकी वजह से आपका क्या होगा, पेपर भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको और चीज़ों को भी टाइम देना है। तो जीएस में जितना मैं बताऊँगा सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इतना आपको पढ़ना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा सीरियस ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IIM में ज्वाइन कर सकते हो आप ये PDF डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, जर्नी टू IIM में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।